सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश चर्चा में आज का हमारा विषय है येदी की विदाई, भाजपा की भलाई। दरअसल बीएस येदियुरप्पा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे ही दिया। उन्होंने राजभवन जाकर नवनियुक्त राज्यपाल थावरचंद गहलोत को आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। उसके बाद येदियुरप्पा ने बताया कि उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया है। लेकिन कमाल की बात जो है इस पूरे घटनाक्रम में वो ये है कि पिछले 1 महीने से येदियुरप्पा लगातार ना कर रहे थे। येदियुरप्पा बता रहे थे कि उनके इस्तीफे के संदर्भ में चल रही सारी अटकलबाजी फर्जी है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। वह तो 2023 में पार्टी को एक बार फिर सत्ता में लाने के लिए प्रण प्राण से जुटने जा रहे हैं। समाचार ही नहीं, विचार भी। छब्बीस जुलाई 1844 को आज ही के दिन भारत के प्रमुख शिक्षाविद गुरुदास बनर्जी का जन्म हुआ था। शिक्षा के विकास और प्रसार के लिए उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। हिंदू धर्म पर उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी है। 26 जुलाई 1874 को आज के दिन छत्रपति शाहू महाराज का जन्म हुआ था। छत्रपति शाहू महाराज एक महान समाज सुधारक थे। 26 जुलाई 1999 में आज के दिन भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच कारगिल युद्ध हुआ था, जो कि लगभग 60 दिनों तक चला। इस युद्ध में 567 सैनिक शहीद हो गए थे। उसके बाद से अब तक दिल्ली में इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति के साथ सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जाती है। 26 जुलाई 2008 को आज के दिन गुजरात के अहमदाबाद में 21 सिलसिलेवार बम धमाका हुआ था। इस भयानक बम धमाके में 56 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से ज्यादा कोशिश करते हैं और हमारे इस बनारस का घाट, मां गंगा के तट पर बिस्मिल्लाह खां की याद। प्रयागराज, संगम में मोक्ष का एहसास। मेरठ से उठी पहली क्रांति की मशाल, लखनऊ की नजाकत, ताजमहल। हुआ कि येदियुरप्पा को ना करते हुए हाँ पे आना पड़ा, और क्या इसके मायने हैं? देखिए, येदियुरप्पा का ना जो कह रहे थे और आजकल जो बातें चल रही थी जी, इसमें 2-3 तरह की बातें हैं। पहली बात तो यह है कि शायद, और इस बात को मानकर चल सकते हैं कि जैसे ही सरकार बनी थी, जब गठबंधन सरकार गिरी थी कांग्रेस और जेडीएस की, जी 17 विधायकों ने इस्तीफा दिया, और जब बीजेपी की सरकार बनी और येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बने, तभी संभवतः तय हो गया था कि 2 साल का मौका येदियुरप्पा को दिया जाएगा, और उसके पहले या 2 साल के होते होते इनको पद छोड़ना चाहिए, ताकि एक नए चेहरे को सामने लाया जाए और एक नए चेहरे के सामने ये नया इलेक्शन हो। जी। दूसरी बात जो है, उनकी उम्र का हवाला हालांकि सामने आ रहा है कि उनकी उम्र हो गई थी 75 के ऊपर। से जो देश की सबसे अनुशासित पार्टी कही जाती है भाजपा, जी, उसके अपने ही विधायक और जो वरिष्ठ विधायक हैं, जो पहले मंत्री रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, लगातार येदियुरप्पा के खिलाफ निशाना साध रहे थे, भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे। लेकिन जो अनुशासित पार्टी है उसकी ओर से कोई कार्रवाई नहीं होती है उन पर। तो एक तरह से 2-4 महीने पहले से ही उनको साफ संकेत दिया जा रहा था कि अब वो 2 साल पूरा होने वाला है और ये समय आ गया है। तो भले ही ये चीजें अचानक सी लग रही हैं, लेकिन लगता है ये स्क्रिप्टेड था ये, और कहीं न कहीं ये बीजेपी का जो सेंट्रल लीडरशिप है उसके दिमाग में कोई ना कोई प्लान है, और उस प्लान को लेकर के ही
ये तमाम चीजें आज आ करके। राजीव जी, मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं, आप कर्नाटक में ही हैं, क्या बीजेपी के लिए येदियुरप्पा वाकई बोझ बन गए थे? बीजेपी ने ऐसा महसूस तो 2011 में भी किया था और उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया था, और बाद में उन आरोपों के रहते हुए बीजेपी मजबूर हुई थी येदियुरप्पा को वापस लाने के लिए। आपसे समझना चाहता हूं, क्या समय के साथ इतना पानी बह गया है कि अब भाजपा को वाकई महसूस हो गया कि अब येदियुरप्पा वाकई बोझ हैं? देखिए, अगर वाकई महसूस हो गया कि अब येदियुरप्पा वाकई बोझ हैं? देखिए, अगर बीजेपी की दक्षिण के किसी राज्य में सत्ता में आ पाई जी और कर्नाटक में आज जहाँ पे पहले 200-400 लोग भी नहीं जानते थे जिस पार्टी को, वहां पर आपने सरकार बनाई, तो उसमें येदियुरप्पा के कंट्रीब्यूशन को आप कभी नहीं भूल सकते हैं। जी और दूसरी बात यह है कि जो कर्नाटक की सबसे बड़ी यहाँ का जो पॉलिटिक्स है, उसको आप इस ढंग से समझना पड़ेगा कि लिंगायत और वोक्कालिगा जो दो समुदाय हैं वो डोमिनेंट है और आगे भी डोमिनेंट रहेंगे। अगर मुख्यमंत्रियों की फहरिस्त आप देख लें तो इन्हीं दो कम्युनिटी से जो मुख्यमंत्री हैं वो डोमिनेट करते रहे हैं कर्नाटक में जी। और लिंगायत का सबसे बड़ा चेहरा येदियुरप्पा थे और आज भी हैं। जी। तो अगर बीजेपी को कहीं बोझ लग रहे हैं येदियुरप्पा, तो उनकी ताकत का एहसास 2013 में हो चुका है और आने वाले समय में अभी कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, उनके गुट के जो भी मंत्री विधायक हैं, उनका रवैया देखना होगा कि वो आगे नए मुख्यमंत्री के नियुक्त होने के बाद क्या रुख अपनाते हैं, क्या नजरिया अपनाते हैं। फिर भाजपा को एहसास हो जाएगा कि क्या वो थे। तो कुल मिलाकर राजीव जी की बात से समझे तो अभी भी येदियुरप्पा का आधार कम नहीं हुआ है, लेकिन भाजपा क्या समझ रही है इसके लिए आने वाले समय में क्या फैसले लेती है उसके आधार पर समझना होगा। लेकिन हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए प्रेम प्रकाश पांडे जी के पास जाएं, उससे पहले भाजपा के कटु आलोचक और राजनीतिक विश्लेषक निशांत वर्मा जी के पास रुख करते हैं। इस फैसले के संदर्भ में, इस घटनाक्रम के संदर्भ में निशांत वर्मा किस नजरिए के साथ हमारे साथ जुड़े हैं, समझने की कोशिश करते हैं। निशांत जी, आपका नजरिया, आप काफी समय से सोशल मीडिया पे येदियुरप्पा की विदाई का ऐलान कर रहे थे, आपका ऐलान फलीभूत हो गया है, भाजपा में आपकी बात सुनी नहीं जाती है ऐसा लगता नहीं, पूरी सुनी जाती है, कुछ संतुष्टि है आपको? भाजपा क्या करने वाली है ये पहले पता हो जाना का तात्पर्य ये नहीं कि भाजपा हमारी बात सुनती है जी। आज येदियुरप्पा जी ने अपने अश्रु भरे भाषण में जी 3 अंग्रेजी के शब्द कहे जा सकते हैं वो इस्तेमाल किए, ट्रेल ऑफ फायर। जी। उन्होंने बताया कि ये जो पिछले 2 साल थे खास, जी। ये ट्रेल ऑफ फायर समान थे, जिसको हम हिंदी में एक अनुवाद कर सकते हैं अग्निपथ। जी। पर ये अग्निपथ वो फिल्म वाला अग्निपथ नहीं है जिसमें कोई व्यक्ति आगे बढ़ करके कोई बहुत अच्छा काम करता है। ये वो अग्निपथ था जो इनके पार्टी के एमएलएज और लीडर्स ने कर्नाटका में आग लगा रखी। जी। चाहे वो भ्रष्टाचार का मामले हो, चाहे इनके बेटों का सरकारी घुसपैठ हो, या एक तरीके से कहा जाए अपना सरकार का इस्तेमाल करना हो। जिस तरीके से इनके खुद के मंत्रियों और एमएलएज ने पिछले 2 साल में मुख्यमंत्री रहते येदियुरप्पा के खिलाफ जाकर के पब्लिक में बातें करी जी। और कुछ नहीं तो कहा जाए तो कोविड-19 की क्राइसिस को जिस तरीके से कर्नाटका ने मिसमैनेज किया, इन सब बातों को लेके एक आग लगी हुई थी। और उस अंगार पे 78 वर्षीय येदियुरप्पा जो भारतीय जनता पार्टी को सफल बना पाए दक्षिण में पहले और आखिरी चीफ मिनिस्टर अब तक के जो बीजेपी के रहे, वो यही थे जी। अब सोचने वाली बात ये कि ये जो आग भारतीय जनता पार्टी के एमएलए और लीडर्स ने इनके खिलाफ लगा रखी है वो क्यों थी। देखिए, हम सब समझते हैं कि 75 की उम्र के बाद कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी को टिकट नहीं देती या ऐसा ओहदा नहीं देती, पब्लिक इलेक्टेड ओहदा, लेकिन इनको दिया गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता था कि 224 ऑल्दो 2 खाली हैं इस समय, 222 गिन लेते हैं सीटों वाली विधान सौदा जो कर्नाटका की है, उसमें कुछ नहीं तो 100 सीटें ऐसी हैं जिन पे लिंगायत वोट का परचम लहराता है। जी। कम से कम 100
ऐसी। और अगर येदुरप्पा को नहीं बनाया गया सीएम तो फिर किसको बनाया जाएगा, ये 2019 की कहानी है जी। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है और बहुत बुरी कुल्हाड़ी मारी। जी। कोई ये सोच सकता है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो बहुत बुद्धिमान पार्टी है, जब ज्यादा बुद्धिमान हो जाते हैं तो बेवकूफियां कर बैठते हैं, राजनीति है। जी। आज येदुरप्पा जिस तरीके से गए, जी। उनके आंसू और उनके शब्द ये आपस में विरोधाभास दिखा रहे थे। अगर 2 साल की उपलब्धियां बताते हुए, और जैसा कि पत्रकार महोदय ने कहा कि पहले कोई समझौता या अंडरस्टैंडिंग थी, मुझे नहीं लगता। ये रोते हुए गए हैं और इनके शब्दों से इनका रोना बहुत झलकता है। बहुत झलकता है। मैं एक बात समझना चाहूंगा निशांत जी आपसे बीच में रोकते हुए, कि आपने बताया कि इन 2 साल में किस प्रकार की परिस्थिति रही, किस प्रकार की विफलताएं रही, तो क्या भाजपा के इस फैसले की आप सराहना नहीं करते बतौर राजनीतिक विश्लेषक, कि एक सरकार अगर विफल हो रही थी, एक सरकार जो नेतृत्व सही तरीके से दे पाने में नाकाम थी, ऐसे नेतृत्व को हटाने का साहसिक फैसला भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ले पाया। उन येदुरप्पा को हटाने के संदर्भ में जिनका एक बड़ा प्रभाव है, जिनके लिंगायत के संदर्भ में आप स्वयं भी रेखांकित कर रहे हैं, क्या भाजपा के इस फैसले की सराहना नहीं करेंगे निशांत जी? भारतीय जनता पार्टी का अगर यह फैसला होता तो आज हम डिबेट ये कर रहे होते कि भारतीय जनता पार्टी ने एक भ्रष्ट और एक अव्यावहारिक चीफ मिनिस्टर हटा करके एक नई पहचान, लेकिन आज हम डिबेट ये कर रहे हैं कि श्रीमान येदुरप्पा जी ने अपना इस्तीफा दिया है जी। इससे मालूम चलता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इनको पीछे से पिन कर करके बाहर निकाला है, ना कि कोई ऐसा फैसला लिया है। भारतीय जनता पार्टी में 2019 में येदुरप्पा जी ने मिलकर के जिस तरीके से कांग्रेस और जेडीएस के एमएलए तोड़ करके श्री अमित शाह उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के साथ बातचीत करके जो सरकार बनाई थी, आज उसका यही अंत होना था। आप ये देखिए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तक को डिसॉल्व कर दिया गया है। अगर ये मजेदार बात है तो इसमें सिर्फ इतनी है कि अब ये जो लिंगायत की डोमिनेशन है, भले ही वो 19% वोटर है, लेकिन 100 सीटों पर उनका बोलबाला है। अब ये देखना है कि जो टूट के कांग्रेस और जेडीएस के एमएलए गए थे येदुरप्पा की छत्र छाया में, और जो सैकड़ों तो ना सही लेकिन कई लिंगायत वोट लेकर के एमएलए बने लोग हैं, क्या वो इस जाति प्रथा को नाबूद करने की कोशिश करने वाली भारतीय जनता पार्टी अब जो जातिवाद कर्नाटका में दिखा रही है, क्या उसको एक्सेप्ट करते हैं, या जेडीएस और कांग्रेस की तरफ लिंगायत उसी तरह मुड़ जाते हैं जैसा 1990 में वीरेंद्र पाटिल को हटाने के बाद पूरा लिंगायत वोट कांग्रेस से शिफ्ट हुआ था? तो निशांत जी कई सारे पहलुओं पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मैं प्रेम प्रकाश पांडे जी के पास जाऊं उससे पहले उन बयानों को साझा करना चाहता हूं जिनका जिक्र निशांत वर्मा जी कर रहे थे। येदुरप्पा वक्त के साथ क्या बयान देते हैं, एक बार सुनते हैं और फिर प्रेम प्रकाश पांडे जी के पास चलते हैं, उनकी पार्टी के पुरोधा रहे येदुरप्पा की इस विदाई के संदर्भ में उनके नजरिए को जानने के लिए। Such rumors at all. Yesterday I met Prime Minister. We discussed in detail about the development of the state, and again I will come back to Delhi on first week of next month, and I will discuss in detail. These are all things. There is no value for that news. Not at all. Not at all. Not at all. Prime Minister Narendra Modi ji, and also Home Minister Amit Shah ji, and All India President Nadda ji has given opportunity to serve as people of Karnataka for 2 years as Chief Minister. Entire country after 17 years, nobody has given opportunity. Whereas they have given opportunity to me. तो कुल मिलाकर जो येदुरप्पा 2 हफ्ते पहले दिल्ली में बैठकर स्पष्ट तौर पर कह रहे थे कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, 15 दिन के अंदर ये बोले आभारी हूं, धन्यवाद देता हूं। क्या कहेंगे प्रेम प्रकाश जी, क्या हो गया आपकी पार्टी को अपने ही पुरोधाओं के साथ इस प्रकार का व्यवहार करने की प्रवृत्ति क्यों बढ़ रही है, और थोड़ा रोशनी देंगे क्या किया है येदुरप्पा ने जिसके चलते पार्टी को उन्हें बेदखल करना पड़ा मुख्यमंत्री के पद से? देखिए, 2 बात निकल के आई। दीपांत वर्मा जी भी बोल रहे थे कि 2 साल से
अग्निपथ पर वो चले। और आप सब भी इतनी बार की 4 बार हमारे मुख्यमंत्री रहे जब से कर्नाटक में भाजपा आई जी। कर्नाटक की राजनीति के बारे में हम लोगों को बहुत अच्छे से याद है। हम लोग जब छात्र राजनीति करते थे तब से जान रहे हैं, विद्यार्थी परिषद के जमाने से। और उस समय भी हमारे दक्षिण में कर्नाटक एक ऐसा था जहां पर बेंगलुरु में आप देखोगे तो हमारा जनसंघ का उस समय महापरिषद में लोग थे, मतलब नगर जो पालिका थी, बड़ी नगर पालिका, उस पे कब्जा था। और कर्नाटक में जनसंघ से लेकर के हमारा राजनीतिक प्रभाव दक्षिण भारत में अगर देखें तो कर्नाटक एक सबसे बड़ा और पहला राज्य था जहां पर उस विचारधारा के साथ जुड़ने वाले लोग चलते गए जी। ये बात सही है कि जननेता के रूप में हमारे जो येदियुरप्पा जी आए और येदियुरप्पा जी ने जो कहा कि भाई 15 दिन पहले प्रधानमंत्री से मिले, आपके गृह मंत्री से मिले, अपने पार्टी अध्यक्ष, जो भी उनने अपने चर्चा किया होगा, जो उनने प्लान बनाया होगा, और उन्होंने स्वयं इस्तीफा दिया है। कोई पार्टी ने नहीं कहा। वो आज भी बोल रहे हैं कि नोबडी कंपेल, मतलब कोई कंपेल नहीं किया है जी। तो या तो ऐसा जैसा कि राजीव मिश्रा जी बोल रहे हैं कि कोई फ्री ऐसा पहले से हो उनके दिमाग में योजना हो, क्योंकि येदियुरप्पा जी भारतीय जनता पार्टी के वहां पर कर्नाटक में एक सबसे वरिष्ठ नेता है और यहाँ तक ले आने प्रेम प्रकाश जी, मैं माफी के साथ आपको बीच में रोकूंगा, और इसलिए रोकूंगा कि हम प्रेम प्रकाश पांडे जी से बात कर रहे हैं। जो लोग प्रेम प्रकाश पांडे को जानते हैं वो जानते हैं कि लिखी हुई इबारत से ज्यादा बिना लिखी इबारत पढ़ने में आपको महारत है। आप हमसे कह रहे हैं कि येदियुरप्पा ने अपनी तरफ से इस्तीफा दिया है। ये आंसू अपनी तरफ से इस्तीफा देने के कारण निकले। ये येदियुरप्पा जो परसों कह रहे थे जेपी नड्डा जी मुझे बताएंगे, जैसा वो आदेश करेंगे मैं वैसा करूंगा, इस बयान के बाद आप ये कह रहे हैं। आज तक के इतिहास में आप कोई मुख्यमंत्री के विषय में उल्लेख कर सकते हैं कि जो अपने 2 साल पूरे होने की वर्षगांठ मना रहा हो और वहां पर उसे इस्तीफा देना पड़ रहा हो? थोड़ा रोशनी दीजिए। क्या वाकई आप जो कह रहे हैं अंदर से महसूस करके कह रहे हैं? नहीं, ये देखिए, मैं जो अंदर क्या है, जो बाहर येदी जी जो बोल रहे हैं, हम तो उसी को मानेंगे। और राजीव मिश्रा जी ने जो कहा कि ये शायद उस समय ऐसा तय हो गया होगा कि 2 साल वाला, तो ये येदियुरप्पा जी की जानकारी में होगा। और उस पीरियड में, जिस पीरियड में आप बातें तो कर रहे थे, आप देखो जेडीएस हमारे साथ लड़ा था, जेडीएस के साथ तो कांग्रेस पीछे चली गई जी, और कांग्रेस जो है तोड़ के ले जाकर के जेडीएस को बनाई। तो अपने तोड़ करके बनाते हैं तो नहीं बोलते हैं। और जहां तक फेलवर का बात है, कोरोना में आप महाराष्ट्र में सबसे फेलवर रहे हो, आप अपने राज्य में, तो इसे ये फेलवर का कारण नहीं, मुझको लगता है कि इसमें येदियुरप्पा जी की अपनी इच्छा और पार्टी के जो कंसर्न किए होंगे, क्योंकि वो उतने दिन गए और वहां पर जो भी बात करके जो भी परिस्थितियां हैं, और उसमें एक अपने आने वाले समय में और बेटर हो उसके दृष्टि से सोच करके उन्होंने ये निर्णय लिया है। और उसमें जरूर वो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी जो भी संबंधित है वो चर्चा किए ही होंगे, क्योंकि इतना बड़ा निर्णय। इस तरीके से विदाई के संदर्भ में प्रसन्न हैं, संतुष्ट हैं, आनंदित हैं कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का, पार्टी के पुरोधाओं का पद से मुक्ति के संदर्भ में जो ये तरीका अपनाया गया है, इससे प्रेम प्रकाश पांडे आनंद महसूस करते हैं? नहीं, देखिए, ये तो भाई ये आखिर पार्टी में सबको एक के बाद एक, ये तो अच्छी परंपरा है कि भाई वो स्वयं छोड़ के बोल रहे हैं कि भाई दूसरा कोई आए। बाकी जगह आप तो देख लो, यही छत्तीसगढ़ में अभी क्या हो रहा है जी। 2 साल का 2.5 साल का तय था, आज ही पेपरों में आपने देखा कि एक बोल रहे हैं कि कौन मरवाने पे लगा है, क्या लगा है। आज जो दूसरे चैनल पे वही डिस्कस हो रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो येदियुरप्पा जी ने बहुत एक जो आपका उद्देश्य जो आपने पहले कहा जी, तो पूरे बुद्धिमान व्यक्ति हैं और इतने दिनों तक उनको पार्टी ने 4 बार मुख्यमंत्री बनाया वहां पर, तो उसकी लीडरशिप के अंतर्गत ही सारा करना और बगैर उनके कंसर्न किए हुए, आप देखो 2 साल पूरा जी, आप अगर पार्टी
कि जैसा लोग बता रहे हैं तो 15 दिन पहले भी हो सकता था, 1 महीना पहले भी हो सकता था जी। तो ऐसा नहीं है कि जो चीजें हो सकता है कि अंदर क्या हुआ, लेकिन मुझको लगता है कि जो भी उनने किया है वो पार्टी के वरिष्ठ नेता है और पार्टी के जो इंटरेस्ट में उनको लगा होगा कि आने वाले समय में क्या भूमिका किसकी ज्यादा उपयोगिता हो सकती है। इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए पार्टी के उच्च नेतृत्व से चर्चा कर तब उन्होंने ये निर्णय लिया है। प्रेम प्रकाश पांडे जी बार बार दलील इस आधार पर दे रहे हैं कि ये फैसला सम्माननीय येदियुरप्पा जी का है, ये पार्टी नेतृत्व का आदेश नहीं है, येदियुरप्पा जी का अपना फैसला है। गुरदीप सिंह सिप्पल जी लगातार आपत्ति महसूस कर रहे थे इन वक्तव्यों पर। सीधे सिप्पल जी के पास चलते हैं, उनसे जानने के लिए भी कुछ सवाल हैं, लेकिन पहले उनका हस्तक्षेप सुनते हैं। जी गुरदीप जी। हिमांशु जी, आपने ठीक बोला कि बीजेपी के शिखर योद्धा कर्नाटक में जी 4 बार के मुख्यमंत्री। जी पहले तो ये समझे कि 4 बार के मुख्यमंत्री में एक बार वो 7 दिन के मुख्यमंत्री थे, जी एक बार वो 2.5 दिन के मुख्यमंत्री थे, जी एक बार जब वो मुख्यमंत्री बने तो उनको करप्शन में इस्तीफा देना पड़ा और जेल हुई, जी और चौथी बार उन्होंने दल बदल करके जनमत चुरा के मुख्यमंत्री बने। तो ये बीजेपी के शिखर योद्धा की एक हकीकत है। जी दूसरी बात, बीजेपी की आदत है कि वो कहावत है ना, फिसल गए तो हर हर गंगे। जी तब फिसल क्यों गए, उसका वजह है जी जनवरी 5, 2021 को, यानी इसी साल, हाई कोर्ट ने कर्नाटक के जी केस खोल दिया था जिसमें कि येदियुरप्पा जी को पहले जेल हुई है। वो केस उन्होंने दोबारा खोल दिया और कहा कि नहीं, सैंक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए राज्यपाल से सैंक्शन चाहिए होती है, उसकी जरूरत नहीं है। जी जिसके खिलाफ फटाफट वो सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया। जी और अभी 9 जुलाई को दोबारा एक स्पेशल कोर्ट ने कहा कि नहीं, केस बनता है। और बीजेपी को ये डर हो गया था कि अब सुप्रीम कोर्ट का स्टे अगर वेकेट हो गया तो ये गिरफ्तार हो जाएंगे। तो करप्शन का इशू है, ये कोई ऐसा नहीं है कि जनरेशनल चेंज किया गया है या कुछ किया गया है, वही नहीं। जब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो बीजेपी के अंदर विद्रोह हुआ। उनके अपने मंत्री ईश्वरप्पा वो राज्यपाल के पास गए और बोले कि हमारे मुख्यमंत्री करप्ट है। उनके 7 एमएलए थे, 7 एमएलए, गरुड़ाचार्य थे, पूर्णिमा थे, अरविंद बेलाट थे, बसन गौड़ा थे, सतीश रेड्डी थे, थिप्पा रेड्डी थे और एक जयराम थे। वो बोले हमारे मुख्यमंत्री करप्ट हैं। उसके बाद उनके अपने मुख्यमंत्री एक मंत्री थे योगेश्वर और एक एमएलए बसन गौड़ा पाटिल, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हमारे मुख्यमंत्री करप्ट हैं। उसके बाद उनके एमएलसी विश्वनाथ हैं, उन्होंने कहा जी इनके बेटे ने 21,473 करोड़ का घोटाला किया है। इतनी आवाजें, और फिर उनके बीएल संतोष जो संगठन के हमके महामंत्री हैं, आरएसएस और बीजेपी के बीच में संबंध देखते हैं, वो खुद इस बात को प्रश्रय दे रहे थे। तो एक तरफ तो कोर्ट का फैसला करप्शन का केस दोबारा खुलना चाहिए और ये डर कि कब ये दोबारा स्टे वेकेट हो जाएगा कि ये मुख्यमंत्री करप्ट है, तो इसलिए बीजेपी ने इनको हटाया है। ये कोई जनरेशनल चेंज नहीं है। उत्तराखंड में भी यही हुआ था, जब तीरथ सिंह रावत के खिलाफ हाईकोर्ट ने कहा कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए गौशाला केस के अंदर करप्शन की, तो उनको हटा दिया। और जब दूसरे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ ये बात आई, उनके पुराने मुख्यमंत्री ने बोला कि जुडिशियल इंक्वायरी कीजिए, जो हरिद्वार में कोविड टेस्ट में घोटाला हुआ था उसको लेके, तो उनको हटाए। तो बीजेपी ने लगातार 3 मुख्यमंत्री केवल और केवल करप्शन के चलते हटाए हैं। उसके अंदर कोई महान परंपरा, जनरेशनल चेंज या बड़े दिल जितनी बात देखना गलत है। तो गुरदीप जी, मेरा एक सवाल है, आप भारतीय जनता पार्टी की इस बात के लिए कितनी सराहना करेंगे कि अगर कोई शख्स करप्शन के मामले में फंसता हुआ दिखाई देता है तो भारतीय जनता पार्टी समय नहीं लेती है उसके संदर्भ में कार्रवाई करने के लिए। कांग्रेस के संदर्भ में तो लोग कितना ही बोलते रहें, करते रहें, फैसले लेने में महीनों सालों लग जाते हैं। कैप्टन अमरिंदर के केस में हम लोग इतने समय से देख रहे थे। क्या बोलेंगे आप? भाजपा के इस फैसले को साहसिक मानते हैं? लिंगायत मठ के तमाम प्रमुख विरोध में आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो भी भाजपा ने फैसला लिया येदियुरप्पा को जाना होगा। क्या कहते हैं गुरदीप जी? हिमांशु जी, देश की जनता ने वोट दिया मोदी जी को केंद्र में और बीजेपी की बहुत सारी सरकारों को राज्यों में। क्यों दिया है कि आप संविधान को मानिए, और संविधान क्या कहता है कि जब करप्शन की बात आए तो जांच कराइए और न्याय करवाइए। ये जो लीपापोती की है ना कि अपना मुख्यमंत्री हटा के इशू खत्म कर दीजिए, ये कोई संविधान नहीं कहता है। जनता ने इसके लिए बीजेपी को नहीं दिया है। कांग्रेस के अंदर जो बातें चलती हैं वो कहीं भी किसी भी मुख्यमंत्री के ऊपर करप्शन का चार्ज नहीं लगा हुआ आज की तारीख में। ये बीजेपी के मुख्यमंत्री के ऊपर चला है और बीजेपी की ड्यूटी बनती है देश के प्रति कि जिनके खिलाफ करप्शन का चार्ज लगा है उनके खिलाफ जांच करवाएं और न्याय करवाएं। न्याय करा के देश को बताएं कि ये व्यक्ति करप्ट था हमारा, या नहीं भी था तो भी जांच के बाद बताएं। ये इस्तीफे लेके
जो बरी कर देने की परंपरा है बीजेपी की। एक बार कहा भी था राजनाथ सिंह जी ने और एक शायद रविशंकर जी ने कि हमारे इस्तीफे नहीं लिए जाते। अरे ये कोई सामंती व्यवस्था है कि इस्तीफे नहीं लिए जाते हैं? अगर चार्ज लगा है करप्शन का तो उसकी इन्वेस्टिगेशन कीजिए और उसकी जांच कीजिए, ये होना चाहिए, ये होता है नेतृत्व। अच्छा समझिए, आप बताएं, आप प्रेम प्रकाश पांडे जी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, पूर्व मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा कद्दावर और विचारवान चेहरा है। उनका कहना है कि उनसे इस्तीफा लिया नहीं गया, येदियुरप्पा जी ने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर इस्तीफा दिया है। उनकी इस अभिव्यक्ति से, उनके इस कथन से, उनके इस वक्तव्य से कितना सहमत महसूस कर पा रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता? देखिए, उनकी तो मजबूरी है पांडे जी की, वो यही बात कहेंगे। सच ये है कि इस्तीफा लिया भी गया। उसके पहले जब वो बने भी तो ब्लैकमेल करके ही बने थे। जो डायरी उनकी थी जिसमें सब बीजेपी के नेताओं के नाम थे, उस डायरी के चलते वो वापस पार्टी के अंदर आए और वापस मुख्यमंत्री बने। और अब जब वो केस पूरा सेटल हुआ और कहा कोर्ट ने कि भाई वो डायरी की फोटोकॉपी ओरिजिनल नहीं है और हम नहीं मानते हैं, तो थोड़ा सा वो वीक पड़े, तो उनसे इस्तीफा ले लिया गया। ये इस्तीफा जो अपने आप, आज तक कौन मुख्यमंत्री है हिमांशु जी जो कहेगा कि अब मैं आज इस्तीफा दे रहा हूं? और 4 दिन पहले वो कह रहे थे कि जैसा आपने खुद बोला कि नड्डा जी जो तय करेंगे वो करूंगा, उसके पहले बोला पीएम जो तय करेंगे वो करूंगा। अगर खुद स्वेच्छा से देना होता उनको, इसके पहले उन्होंने कहा था कि कुछ भी नहीं करूंगा, मैं ही 5 साल तक मुख्यमंत्री रहूंगा। पहला वक्तव्य उनका यहां से शुरू हुआ था। लेकिन मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए श्रवण गर्ग जी के पास में रुक करता हूं और श्रवण जी आपसे समझने की कोशिश करता हूं। गुरदीप सिंह सप्पल जी का ये कहना है कि भ्रष्टाचार के मामलों के चलते ये कदम उठाया गया, लेकिन भ्रष्टाचार के मामलों के चलते तो येदियुरप्पा जी को 3 साल पूरे होने के बाद 2011 में ही हटा दिया गया था। पर वही भारतीय जनता पार्टी येदियुरप्पा को क्लीन चिट मिले बगैर कालीन बिछाकर वापस अपनी पार्टी में लेकर आई थी। और लेकर ही नहीं आई थी, शिवमोगा से चुनाव भी लड़वाई थी, बाद में प्रदेश अध्यक्ष भी बनवाई थी, उसके बाद में मुख्यमंत्री भी बनाई थी। किस नज़रिए से देख रहे हैं भाजपा के इस घटनाक्रम को? क्या ये पीढ़ियों के बदलाव के तौर पर है? क्या संगठन के स्तर पर बीएल संतोष का मजबूत होना येदियुरप्पा के कमजोर होने का कारण बन गया? क्या कुछ इस नजरिए से भी आप इस घटनाक्रम को देखते हैं? देखिए, मैं इसमें 2-3 चीजें आपसे निवेदन करना चाहता हूं। एक तो मैं भ्रष्टाचार को कोई इशू नहीं मानता हूं जी, ना भारतीय जनता पार्टी में मानता हूं ना कांग्रेस में मानता हूं, क्योंकि बहुत नजदीक से देखा है जी। तो अगर ऐसा होता तो रेड्डी बंधुओं को इतना प्रमोट नहीं किया जाता कर्नाटक में जी। हम जानते हैं कि कौन कौन बड़े नेता रेड्डीज के नजदीक रहे और किस तरह के कांड हुए जी। ये भ्रष्टाचार का मामला नहीं है। ये अगर भ्रष्टाचार का मामला हो तो कई मुख्यमंत्रियों को और कई लोगों को हटाना पड़ेगा, तो वो तो कोई भी पार्टी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये देखिए, इसमें एक पैटर्न है पूरे मामले में, और ये पैटर्न ये है कि अब भारतीय जनता पार्टी एक बड़े राष्ट्रीय संकट में है जी। और मैं इस पूरी एक्सरसाइज को 2024 की तैयारी के हिसाब से देखता हूं। मैं एक लोकल इशू नहीं मान रहा हूं, जैसा राजीव मिश्रा जी ने बता दिया काफी डिटेल में और सप्पल साहब ने भी बता दिया, निशांत जी ने भी कारण बताए। मैं इसमें एक पैटर्न देख रहा हूं और ये देख रहा हूं कि आगे भी काफी चेंजेस होने वाले हैं, क्योंकि अब स्टेक्स बहुत हाई हो गए हैं जी भारतीय जनता पार्टी के लिए। और येदियुरप्पा एक आउटडेटेड प्रोडक्ट हो गए हैं। अगर उन्होंने कोशिश की जी योगी बनने की, वहां एक एटीट्यूड लिया उन्होंने कि वो योगी की तरह थोड़ा अड़ सकते हैं जी, पर वो योगी नहीं है वहां, क्योंकि योगी जैसे वहां और भी लोग हैं जी जो चीजों को पोलराइज कर सकते हैं। हमारे सूर्या हैं वहां जो काफी चीजें कर सकते हैं। तो यहाँ कर्नाटक का इशू बहुत अलग है जी। कर्नाटक में जैसा बताया सप्पल साहब ने कि 4 बार मुख्यमंत्री, मैं कह रहा हूं कि 2008 के बाद से, जब से पहली बार वहां येदियुरप्पा बने थे, साउथ में कोई भारतीय जनता पार्टी घुस ही नहीं पाई है जी। एक के बाद एक जो राज्य हैं आप देख लीजिए, आंध्र, तेलंगाना, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, तमाम जगह
कर्नाटक में भी किस तरह से आई, अभी पेगासस मामले में जो आया है कि किस तरह से जनता पार्टी, जनता दल एस और कांग्रेस की सरकार को जासूसी के जरिए गिराया गया जी। तो ये इशू मैं अब देख रहा हूं कि हो सकता है कि आने वाले महीनों में कुछ और राज्यों में इस तरह के परिवर्तन हो, जिनमें मैं कोई संभावना से इनकार नहीं कर सकता कि गुजरात में भी इस तरह की कोई चीज हो, मध्य प्रदेश में इस तरह की कोई चीज हो, क्योंकि 2018 में मध्य प्रदेश में भी हार गए थे जी। और ये जो सरकार कायम हुई है ये डिफेक्शन के कारण हुई है। जैसे कर्नाटक में डिफेक्शन के कारण येदियुरप्पा आए थे, वैसे ही डिफेक्शन के कारण शिवराज सिंह आए। तो ये अभी बंगाल में जैसे एक डिफेक्शन करवा के एक आदमी शुवेंदु अधिकारी को आपने वहां लीडर के तौर पे प्रमोट कर रहे हैं। असम में आपने जो पुराने चीफ मिनिस्टर थे उनको हटा के जो कांग्रेस से आए उनको आपने बना दिया। भारतीय जनता पार्टी में एक चर्निंग चल रही है। अगर इसको आप एक बड़े पर्सपेक्टिव में देखें तो इसको देखें कि 2024 की तैयारी के परिप्रेक्ष्य में देखिए और 2019 के बाद से कितने राज्य भारतीय जनता पार्टी के फोल्ड से बाहर हो गए हैं, कितने एलाइज बाहर हो गए हैं और अब कहां बची है भारतीय जनता पार्टी राज्यों में। यह लिंगायत और उसका कम्युनिटी का मामला ही नहीं बचा है जी। अभी अगर सदानंद जी को, गौड़ा को यहां से केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटा के वहां भेजा है जी कर्नाटक में, तो कोई कारण रहा होगा कि उन्होंने क्यों इतनी बड़ी रिस्क ली है केंद्रीय मंत्रिमंडल के फेरबदल की जी। तो मैं इसमें एक अलग चीज देख रहा हूं और मैं मानता हूं कि काफी चेंजेस अभी भारतीय जनता पार्टी में होंगे और लीडरशिप में काफी कोई नए लोगों को, यंग लोगों को भारतीय जनता पार्टी लाना चाहती है। अब उत्तर प्रदेश एक इशू ये हो सकता है कि कर्नाटक को भी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की तरह पोलराइज करना चाहती हो जी। मैं इसकी संभावनाएं भी देखता हूं। तो कोई या तो सक्सेसर के रूप में कोई रेडिकल हिंदू को वहां खड़ा किया जाए और या फिर एक ऐसे आदमी को खड़ा किया जाए जो सब लोगों को साथ लेकर चले। अरे मैं आपसे श्रवण जी एक बात समझना चाहता हूं इस पूरे घटनाक्रम में। भाजपा को प्रबंधन की कुशलता के लिए जाना जाता है कि भाजपा बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करती है। बतौर पत्रकार, बतौर संपादक, कर्नाटक के मामले में जिस तरीके से येदियुरप्पा के इस्तीफे की पटकथा लिखी गई, इस फिल्म से कितना संतुष्ट हैं बतौर दर्शक आप? क्या वाकई गरिमापूर्ण तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, या आपको लगता है कि भाजपा का मैनेजमेंट कहीं ना कहीं चरमरा रहा है? जो संदेश जाना चाहिए वैसा संदेश नहीं जा पा रहा है, जिस तरीके से संप्रेषित होना चाहिए था उस तरीके से नहीं हो रहा है। देखिए, ट्रांजिशन जैसे उत्तराखंड में इन्होंने कर दिया, वैसा ट्रांजिशन नहीं हो पाया जी। इन्होंने कोशिश पूरी की कि वो अपने आप इस्तीफा दे दें जी, और जब नहीं माने तब उनको फोर्स किया गया। उन्होंने आखिर तक रेजिस्ट किया जी चीजों के लिए। तो ये गरिमापूर्ण तो नहीं है जी, पर पार्टी के लिए बहुत मजबूरी भी है कि अब येदियुरप्पा के नेतृत्व में पार्टी चुनाव नहीं लड़ सकती वहां जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अगर येदियुरप्पा इंडिस्पेंसेबल हो जाए 2008 के बाद से लगातार जी। आप सोचिए कि 2008 में वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे जी, और उसके बाद से लगातार, मतलब जैसा बताया कि एक बार 3 साल के लिए, एक बार 2 साल के लिए, एक बार 7 दिन के लिए, एक बार 2.5 दिन के लिए, तो वो लोग कहीं ले नहीं गए पार्टी को कर्नाटक में जी। तो इसलिए, और कर्नाटक में भ्रष्टाचार कोई इशू नहीं है, वहां एज का भी कोई इस तरह का इशू नहीं है। जैसे देवेगौड़ा जो हैं उनकी एज इतनी है पर पॉलिटिकल एम्बिशंस तो, मतलब येदियुरप्पा ने चीफ मिनिस्टरशिप से रिजाइन किया, उन्होंने पार्टी से नहीं किया है जी। और उनके लिए लिंगायत के वोट्स को कलेक्ट करना और 100 सीटों का, जैसे उन्होंने बताया कि 100 सीटें हैं, निशान जी ने बताया, तो उन 100 सीटों के लिए सपोर्ट मस्टर करना उनके बेटे के लिए बहुत जरूरी है पॉलिटिकल
कैरियर के लिए, वो बार बार कह रहे हैं कि मेरे बेटे के लिए कोई बड़ा पोर्टफोलियो चाहिए उनको, जी। तो अब वो बेटे को प्रमोट करना चाहते हैं तो वो तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वो ये आश्वासन नहीं दें कि वो, और उन्होंने कहा भी है कि वो अब उनका काम ये रहेगा कि पार्टी को अगले चुनाव में जिता कर लाएं। जी। तो हम अगर जो हमारे सप्पल साहब कह रहे हैं, अगर देखें कि पंजाब में क्या हुआ, पंजाब में किस अभी भी क्या कोई सिचुएशन नॉर्मल हो गई है कि अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच में, हम क्या देख रहे हैं वहां, मतलब वो कोई गरिमापूर्ण चीजें वहां चल रही हैं पंजाब में कि वहां कोई हाई कांग्रेस के कमान संदर्भ में गरिमा की बहुत उम्मीद नहीं रहती श्रवण जी, लेकिन भाजपा के संदर्भ में मैनेजमेंट ऐसा दिखता है, आपने स्वयं एक्नॉलेज किया कि उत्तराखंड के संदर्भ में जैसा हुआ, पर कर्नाटक में वैसा नहीं हुआ। निशान जी कोई हस्तक्षेप कर जा रहे हैं, एक बार निशान जी के हस्तक्षेप को सुनते हैं, फिर राजीव जी से कुछ और समझने की कोशिश करें। जी निशान जी। नहीं, इंडिपेंडेंट होकर के भी मैं यही कहना चाहूंगा कि गरिमा की बात कांग्रेस में दिखती है, भाजपा में नहीं दिखती। आप ही ने कहा था कि वहां पे रेजिग्नेशन नहीं दिए जाते, तो गरिमा की बात भाजपा से ना जोड़ी जाए। लेकिन दो तीन बातें मैं शॉर्ट में कहना चाहूंगा। शर्मा जी ने जो बात कही उसमें से एक आध बातें जो हैं वो ये है कि जैसे 2024 की तैयारी, अब ये तैयारी किसकी है? क्या विपक्ष इस समय हावी हो रहा है जो भारतीय जनता पार्टी चरमरा रही है? क्योंकि जैसा सबने कहा, मैं बता दूं, 2007 में 7 दिन के लिए, 2008 से लेके 11 3 साल के लिए, 2018 में 2.5 दिन के लिए, और उसके बाद अब 2 साल के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा जी अगर वो अपने बेटों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, यही तो उनके पार्टी के एमएलए और मंत्रियों की दिक्कत है कि इनके जो बेटे हैं दोनों, राघवेंद्र और विजयेंद्र जो भी नाम है, वो जरूरत से ज्यादा सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा शर्मा जी ने कहा, भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन यही मुद्दा इंटरनली पार्टी में बन के ये एक दूसरे की टांग खींचते हैं। प्रेम प्रकाश पांडे जी, आपने कहा कि जनसंघ की विचारधारा कर्नाटक में मिली और वहां से आगे बढ़ा। मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, 14 साल में येदियुरप्पा जी ने जो भी 5-6 साल की मुख्यमंत्रीशिप करी है, उसमें जनसंघ, आरएसएस या बीजेपी की कौन सी ऐसी विचारधारा को आगे बढ़ाया है सिवाय के लिंगायत वोटों को इकट्ठा करने के लिए जो 100 सीटें जिताता है? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठा दिया है। विचार के लिए बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए प्रेम प्रकाश पांडे जी के संदर्भ में प्रेम प्रकाश जी दृष्टि देंगे? इतना तपस्वी, इतना कर्मठ, इतना परिश्रमी बीएस येदियुरप्पा के कार्यकाल के अंतर्गत बताने के लिए कुछ है आपके पास, या केवल वो करप्शन के जो तमाम मामले जिन्हें गुरजीत सिंह सिब्बल जी फेरिस्त के तौर पर सुनाने की स्थिति में? नहीं, मैं तो गुरजीत जी को भी बता रहा हूँ, और निशान जी ने जो पहले कहा कि गरिमापूर्ण तरीके से सिर्फ कांग्रेस में काम होता है। शायद वो भूल गए कि कांग्रेस में अर्जुन सिंह जी शपथ लिए 24 घंटा नहीं हुआ और उनको हटा दिया गया था, गवर्नर बना के भेज दिया गया था इसी मध्य प्रदेश में। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? गरिमापूर्ण आपके यहाँ होता है, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। अभी आपके पुराने वित्त मंत्री जी उसी के आरोप में जमानत में बाहर है। आप मुख्यमंत्रियों की बात तो छोड़ दीजिए, आपके यहाँ मुख्यमंत्री मंत्री कितने फेरिस्त हैं, और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके जो दामाद मतलब हैं, उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगा। अभी वो बेल आउट में, तो कितने लोग सब बेल आउट हैं। इसलिए ये कह देना कि कांग्रेस एकदम, तो आप भ्रष्टाचार का आरोप था, उसका कारण था, ये जरूर है। अब जनसंघ की विचार की बात है, बिल्कुल विचारधारा के आधार पर आप देखो, दक्षिण भारत में कर्नाटक पहला ऐसा राज्य रहा है जहां पे सबसे पहले अगर जनसंघ की विचारधारा, संघ की विचारधारा का प्रसार प्रचार हुआ है। दूसरी बात, श्रवण जी ने अच्छी थोड़ी सी व्याख्या किया है कि बिल्कुल सही, अगर 2024 का प्लान हो, पार्टी का कोई भी 2023 का प्लान हो, तो पार्टी, और उसमें येदियुरप्पा जी ने बहुत साफ कहा है कि मैं 2023 में पार्टी को जिता के लाऊंगा। अब मैं पार्टी के लिए काम करूंगा। कोई जरूरी है कि सब मुख्यमंत्री हमेशा के लिए कोई बना रहे? कोई मंत्री ही बना रहेगा? ये तो प्रेम प्रकाश जी, मैं माफी के साथ आपको रोकता हूं और आपसे सवाल करता हूं, कोई जरूरी है कि मुख्यमंत्री बन के रहेगा? येदियुरप्पा जी को 2011 में पार्टी ने बेदखल किया था मुख्यमंत्री के पद से,
प्रामाणिक कार्यकर्ता थे, जनसंघ की विचारधारा से जुड़े हुए थे, बर्दाश्त नहीं कर पाए, पार्टी छोड़कर चले गए, अलग पार्टी बनाई, मैदान में भी उतरे, खुद का बहुत कुछ नहीं कर पाए, पर आपका काम पूरी तरीके से लगा दिए। कुल 40 सीटें आई थी कर्नाटक के उस चुनाव में, आपको येदियुरप्पा जी के हिस्से में 6 सीटें आई थी। येदियुरप्पा जी की पार्टी को 10% वोट मिले थे, भाजपा कुल 20% वोटों पर सिमट गई थी। हाथ जोड़ के पार्टी वापस येदियुरप्पा जी को लेकर आई और अब एक बार फिर येदियुरप्पा जी की विदाई कर रही है। आपसे समझना चाहते हैं ये यूज एंड थ्रो का जो सिद्धांत है, ये आपको बतौर भाजपा कार्यकर्ता कितना भा रहा है, कितना रुचिकर लग रहा है, कितना आनंद होता है इस प्रकार के परिवेश को देखकर? देखिए, यूज एंड थ्रो नहीं, इस पार्टी का एक अपना स्वयं का जो हमारा ढांचा है और उस ढांचे में जो कार्य करने का तरीका है, उस सिस्टम तो सारे लोग जानते हैं। इसमें यूज एंड थ्रो वाली नहीं है। जरूरत पड़ने पर जो वो पहले भी थे और वो स्वयं पार्टी छोड़ के गए थे, स्वयं पार्टी में आए। आपने देखा होगा उमा भारती भी यहाँ गई थी, फिर वो आई, फिर वो केंद्रीय मंत्री भी बनी। आपके कांग्रेस में तो कांग्रेस का विभाजन करने वाले, आपने एक और उदाहरण हमसे साझा किया, उमा भारती आई, उमा भारती मंत्री बनी और आजकल घर में बैठ के अगली भूमिका का इंतजार कर रही हैं। तो लगातार सिलसिला है, लेकिन गुरदीप सिंह सिप्पल जी को हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं। गुरदीप जी के पास चलते हैं, फिर राजीव मिश्रा जी से हम बात करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आगे क्या होगा इसके संदर्भ में। पर गुरदीप जी की बात सुने। हिमांशु जी, ये गरिमा की जो चर्चा हो रही है बड़ी रोचक है जी, और उस पर बोलना जरूरी है जी। कांग्रेस में पंजाब में जो हुआ जी, उसमें जनरेशनल चेंज के लिए एक एक एमएलए से बात करके उनकी राय जानी गई और उसके आधार पर एक फैसला हुआ और 24 घंटे मीडिया ने उसके कैमरे लगा के दिखाते रहे और बताया ये बड़ी अनहोनी हो रही, बड़ी गलत बातचीत हो रही। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया एक पार्टी ने की, उसको एक विवादास्पद प्रक्रिया दिखाई गई, ठीक है। और बीजेपी के अंदर उनके एमएलए रोज करप्शन का आरोप लगाते थे, उत्तराखंड में भी और कर्नाटक में भी, उसको किसी मीडिया ने दिखाया नहीं और वो बड़ी गरिमापूर्वक कार्रवाई हो गई। तो सवाल ये है कि गरिमा के अलग अलग अर्थ हैं। कांग्रेस के अंदर कोई करप्शन का मुद्दा नहीं था जब पंजाब के अंदर जो नवजोत सिद्धू को पीसीसी अध्यक्ष बनाया गया, वहां पे जनरेशनल चेंज का मुद्दा था। कुछ ये भी सही है कि एस्पिरेशंस का मुद्दा भी होता है कई बार, वो अलग नजर है। यहां करप्शन का मुद्दा तो दोनों स्टेट के अंदर हंगामा मचा हुआ था, सिर्फ इसलिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया, टेलीविजन मीडिया उसको दबा कर बैठा था। आज पूछिए कितने चर्चाएं हुई हैं देश के हर टीवी चैनल पर कर्नाटक को लेके और उत्तराखंड को लेके, नहीं की ना। इतना विद्रोह था पार्टी के अंदर, उसको दबा दिया गया और ये कहा गया कि गरिमापूर्वक है। ये गरिमापूर्वक नहीं है, ये जनता से हक छीना गया। जाने ने कहा कि जिस पार्टी को वो वोट देते हैं, जो पार्टी उन पे राज कर रही है, उन पार्टी की हकीकत बताने से जो इनकार किया मीडिया ने, उसको अब गरिमा जैसा उसको गरिमा जैसा शब्द दे रहे हैं। गुरदीप सिंह सिप्पल जी बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी कर रहे हैं। महत्वपूर्ण टिप्पणी है कि येदियुरप्पा के संदर्भ में करप्शन के आरोप विपक्ष के द्वारा इतने नहीं थे जितने कि उनकी ही पार्टी से जुड़े हुए विधायक और यहां तक कि मंत्री लगा रहे थे। पर इस रोशनी के बीच में मैं सिप्पल जी आपके पास दोबारा आऊंगा, पर राजीव मिश्रा जी से समझने की कोशिश करता हूं। राजीव मिश्रा जी, खबरें कई चल रही हैं, येदियुरप्पा जाएंगे ये खबर तो थी, पर येदियुरप्पा के बाद कौन आएंगे इसको लेकर असमंजस अभी तक बना हुआ है। नामों की लंबी फेरिस्त है, थोड़ा रोशनी देंगे किस विकल्प पर जाने की हालात दिख रहे हैं आपको भाजपा के? देखिए, दो बात रखते हुए मैं उसको आता हूँ। पहली बात जो प्रेम कुमार जी कह रहे थे कि बहुत खुशी खुशी उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि इस्तीफा देते अगर उनको कार्यकाल पूरा करने का मौका दिया जाता जैसा कि वो मांग कर रहे थे और कह रहे थे। दूसरी बात की वो जैसे टाइमलाइन कोई चेंज कर रहे हो कि आज आला कमान, कल आला कमान की ओर से एक मैसेज आने वाला है, आज आएगा, आज शाम को आएगा, कल सुबह आएगा, और फिर जाकर के उन्होंने रोते रोते इस्तीफा दिया। खैर, उनकी बातों पे ही अगर वो गौर करें तो उनको पता चल जाएगा कि जब कैबिनेट फॉर्म हो रही थी, उन्होंने खुद कहा है कि उन्हें कैबिनेट फॉर्म नहीं करने दिया गया और बाढ़ के हालात में वो अकेले जूझते रहे। इन तमाम बातों पर गौर करें। जहां तक मैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात है, तो भाजपा की कोशिश ये भी है कि लिंगायत समुदाय से ही किसी को बनाया जाए, क्योंकि जो 25 से 30 से 35% आप कह सकते हैं, 35 से 40% जो सीटें हैं कर्नाटक की, वो लिंगायत मतदाता तय करते हैं। तो एक कोशिश ये भी है, लेकिन जो सोर्सेज हैं, मैं इतना इंडिकेट जरूर करूंगा कि जोशी का नाम काफी आगे है
जी। और उसके अलावा मुरुगेश निरानी का भी नाम चल रहा है जो लिंगायत समुदाय से हैं, खनन मंत्री हैं जी जी। और इसके अलावा भी 2-3 नाम हैं। लक्ष्मण सवदी का एक नाम चल रहा है, अभी अचानक उनका नाम आ गया है। पहले कुछ अरविंद बेल्ला का भी नाम चल रहा था जो उनके खिलाफ काफी आवाज उठा रहे थे येदियुरप्पा के खिलाफ, और दिल्ली में काफी उनकी बैठकें हुई, मीटिंगें हुई। और अरविंद बेल्ला, मैं राजीव जी आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। अब तक जो मुख्यमंत्री बनते आ रहे हैं उनमें 2 लोगों की पसंद भाजपा में मायने रखती है। पहला नाम देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और दूसरा नाम देश के सम्मानीय गृह मंत्री अमित शाह जी। पर कर्नाटक के संदर्भ में एक तीसरा नाम भी महत्वपूर्ण है, नाम उनका BL संतोष है। इस समय भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री की भूमिका में है और अचरज की बात है कि जैसे ही कर्नाटक का यह घटनाक्रम हुआ है, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री स्वयं कर्नाटक के लिए रवाना हो चुके हैं। आपसे जानने में दिलचस्पी है, चूंकि आप स्वयं वहां पर एक मुख्य स्थान पर मौजूद हैं, क्या कर्नाटक का मुख्यमंत्री BL संतोष की पसंद से होगा या BL संतोष के जिम्मे होगा कि मोदी शाह जिसे चाहेंगे उसे मुख्यमंत्री बनवा दें? जी राजीव जी। राजीव जी से हमारा संपर्क टूट गया है, मैं उनके पास में बाद में चलूंगा, लेकिन गुरदीप सिंह सेप्पल जी का हस्तक्षेप सुनते हैं और फिर निशान जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी गुरदीप जी। हिमांशु जी, जो आपने बात बोली वो मुझे फिर इंटरेस्टिंग लगी जी, कि 2 लोगों का रोल रहता है जी। पर अभी आप हाल में देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था। योगी जी बिल्कुल मिलने से मना कर दिए थे और दोनों लोगों की उसमें चली नहीं जी। राजस्थान में कितनी चली और खुद मध्य प्रदेश में कितनी उनकी चली है। तो ऐसा है कि वो वक्त और रहा होगा। आज की तारीख में जो बीजेपी की हालत है, इन 2 लोगों की अपनी भी जो पावर रही है उसको चुनौती मिल रही है, क्योंकि लगातार लोग देख रहे हैं कि जो सरकार का परफॉर्मेंस कोविड को लेके, इकोनॉमी को लेके गिरा है, उससे जो रुतबा घटा है ये काफी कुछ उससे भी जुड़ा हुआ है। लेकिन कर्नाटक की जहां तक बात है तो ऐसा मानना बिल्कुल गलत है कि वहां बस शांतिपूर्वक हो गया। आने वाले दिन में अभी आप देखिएगा वहां पे कितना होता है। जो संत लोग सारे मिलकर अपील किए थे ना बीजेपी से कि इनको पूरा कार्यकाल करने दीजिए, अभी उसका लिंगायत संत से सारे उनका अभी जो आने वाले दिनों में असर दिखने वाला है वो आज एज अ पार्टी प्रवक्ता भी और आप एज अ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक सबके सामने वो अनफोल्ड होने जा रहा है। तो सेप्पल जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, फिर श्रवण जी के पास मुझे रुक करना है। कांग्रेस कितनी मुग्ध है? 1990 में जो कुछ लिंगायत ने कांग्रेस के साथ किया था, कितनी आशाएं जाग गई हैं आपकी, कितनी उम्मीदें परवान चढ़ने लगी, कितने अरमान आपके खुलकर सामने आ रहे हैं कि अब खोया हुआ वोट बैंक शायद हमारे इससे आएगा? हिमांशु जी, कांग्रेस जो है एक राजनीतिक दल है। राजनीतिक दल अपने कार्यक्रम के हिसाब से आगे बढ़ता है और कर्नाटक के अंदर कांग्रेस का धरातल बहुत मजबूत है, वहां के लोकल लीडर बहुत मजबूत हैं और सिर्फ लिंगायत नहीं, हर समुदाय से। आज बताइए बीजेपी के दलित समुदाय से कौन वहां नेता है? खाली लिंगायत की बात क्यों करते हैं हम बाकी समुदायों की बात भी करें तो मुस्लिम समुदाय से कौन नेता है? ये वहां पे मजबूत समुदाय हैं सारे के सारे। तो कांग्रेस जो है वो एक धर्म, एक जाति की पार्टी, राजनीति करने वाली पार्टी नहीं है। कांग्रेस, बीजेपी नारा देती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन अपनी फिलॉसफी में, अपने कार्यक्रम में और अपने जो राजनीतिक पूरा ढांचा है उसमें सबको जगह देने वाली पार्टी कांग्रेस ही है। तो किसी एक मुद्दे से हम ये नहीं मानेंगे कि बिल्ली के भागवत चीखा टूटा, ये नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपनी फिलॉसफी पे वहां काम कर रही है, जमीन पे काम कर रही है और कांग्रेस के अपने नेता वहां मजबूत हैं। और ये जो चोरी किया हुआ जनादेश था, जो येदियुरप्पा जी ने चुरा लिया था कांग्रेस से, उसको वापस लेने के लिए कांग्रेस तैयारी कर रही है। उसे लेने की कांग्रेस तैयारी कर रही है। हमारे साथ राजीव मिश्रा जी वापस जुड़ गए। राजीव मिश्रा जी, बस आपसे एक ही सवाल था कि क्या नया मुख्यमंत्री BL संतोष तय करेंगे या कोई और? जी, कैसे दोहराएंगे सवाल? जानने में दिलचस्पी थी कि कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह तय करेंगे या BL संतोष। इस संदर्भ में कोई दृष्टि दे सकते हैं आप हमें? देखिए, आवाज साफ नहीं आई। एक भाजपा प्रेम कुमार जी बैठे हैं, एक बात कही जाती है कि कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है और कौन मंत्री बनने वाला है उसे खुद पता नहीं होता। लेकिन देखिए, ऑब्जर्वर आने वाले हैं, अरुण सिंह और धर्मेंद्र प्रधान आने वाले हैं कर्नाटक में जी। और जो कई नाम चल रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने इशारा किया,
प्रहलाद जोशी का नाम काफी आगे चल रहा है। हालांकि वो लिंगायत से नहीं है, ब्राह्मण समुदाय से हैं, लेकिन एक नाम सीटी रवि का भी है जो वो कालिया कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, उनका भी नाम है। लेकिन पसंद के तौर पे प्रहलाद जोशी का नाम आ रहा है। देखना है कि क्या अंतिम फैसला होता है। प्रहलाद जोशी के नाम पर वजन दे रहे हैं राजीव मिश्रा जी, हालांकि उन तक मेरा सवाल पहुंचा नहीं। मैं BL संतोष की भूमिका पे कुछ उनसे रोशनी की उम्मीद कर रहा था, लेकिन निशान जी कुछ हस्तक्षेप करने जा रहे थे। एक बार निशान जी की बात सुनते हैं। ये निशान जी, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं प्रेम प्रकाश जी को। गरिमा के नाम पे आपने राहुल गांधी की जमानत तक गिना दी। क्या आप इस देश को बताएंगे कि संजीव बालियान, उमा भारती, LK आडवाणी और तो और चिन्मयानंद, साक्षी महाराज, साध्वी प्रज्ञा, अमित शाह और तो और योगी आदित्यनाथ, ये कितनी बार जमानत पे बाहर घूमे? कितनी बार आज भी कितने लोगों की आज भी जमानत पे बाहर घूम रहे, भले चीफ मिनिस्टर और मंत्री हैं। गरिमा की बात है, कम से कम हमको बंगारू लक्ष्मण, राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके, जो करप्शन के चार्जेस में कन्विक्ट हुए थे, उनसे इस देश को गरिमा ये सीखने की आवश्यकता नहीं है। और येदियुरप्पा तो आज में चलते फिरते बंगारू लक्ष्मण दिखते। येदियुरप्पा को तो चलते फिरते बंगारू लक्ष्मण करार दे रहे हैं। लेकिन मैं वापस श्रवण जी के पास जाना चाहता हूं। श्रवण जी कह रहे हैं कि ये 2024 की तैयारी है, पर ये 2024 की तैयारी कैसी है जिसमें अपनी पार्टी के प्रामाणिक नेताओं के लिए सम्मान के स्तर पर लोग सवालिया निशान देख रहे हैं? क्या इन सवालिया निशानों से 2024 की तैयारी मुखर रूप से हो पाएगी? श्रवण जी, देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी अब एक व्यक्ति की पार्टी है और एक व्यक्ति की सरकार है। इसमें मतलब जो दो व्यक्तियों के नाम लिए जा रहे हैं, मैं दो को भी नहीं मानता हूं। और ये एक व्यक्ति के करिश्मे से ही चल रही है पूरे देश में, और वोट भी उसी व्यक्ति के करिश्मे से मिल रहा है जी। तो ये हमको थोड़ा सा एक अपना परसेप्शनल चेंज, थोड़ा सा सोच के ये बात करें। कर्नाटक के बारे में मैं बहुत ज्यादा इसलिए नहीं कहना चाहता हूं कि वहां पर कुछ भी हो सकता है। वहां मतलब कोई लिंगायत का इशू ही नहीं है जी। वहां किसी गैर लिंगायत को बना दें और मंत्रिमंडल में 2 ऐसे या 3 ऐसे लोगों को उप मुख्यमंत्री बना दें जो लिंगायत समुदाय के हों जी। तो अब एक इमेज का इशू आ गया है और एडमिनिस्ट्रेशन का इशू आ गया है पूरे सिस्टम में जी। अगर आप देश के नक्शे पर थोड़ा सा नजर डालें तो आप पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी इस समय कहाँ मजबूत है। मैं आपसे ही जैसे पूछूं कि हिमांशु जी बताइए कि भारतीय जनता पार्टी आपको किन राज्यों में मजबूत नजर आती है जी। जैसे मैं आपको गिनाता हूं कि असम है एक, जहां भारतीय जनता पार्टी है, गुजरात है, हरियाणा है, हिमाचल है, कर्नाटक है जहां सरकारें हैं, मध्य प्रदेश है, यूपी है, उत्तराखंड है और बिहार में जेडीयू। ये बड़े राज्य हैं कुल जहां भारतीय जनता पार्टी की इस समय सरकारें हैं जी। इसके अलावा कोई राज्य नहीं है। मैं नॉर्थ ईस्ट के जो छोटे राज्य हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जी, और यूनियन टेरिटरीज की भी बात नहीं कर रहा हूं। 300 के करीब सीटें जो हैं इस समय जी, बंगाल के बाद और महाराष्ट्र के बाद, आंध्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तमाम जगह के बाद 300 से ज्यादा सीटें उन राज्यों में हैं जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं है जी। हम एक बड़े परिदृश्य की कल्पना अगर करें तो मैं ऐसा मानता हूं कि इस समय भारतीय जनता पार्टी अपने अस्तित्व के सबसे बड़े संकट से गुजर रही है जी। मैं कर्नाटक को भारतीय जनता पार्टी का संकट मानता ही नहीं हूं। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि कोई ऐसी छवि का दबंग आदमी वहां कर्नाटक में आ जाए, उपस्थित हो जाए जी, जो सब लोगों को भी साथ में लेकर चले। सप्पल साहब ने कहा पंजाब को बड़ा डिफेंड किया जी। सारी दुनिया को पता है कि कितना रेजिस्ट किया अमरिंदर सिंह ने जी, और क्यों सिद्धू को लाया गया वहां पे। हम सबको पता है, हम वर्षों से फॉलो कर रहे हैं, सिद्धू को भी फॉलो कर रहे हैं जी। एक जो चेंज है कांग्रेस में दिख रहा है कि एक डायनेमिक लीडरशिप को एस्टेब्लिश करना है जी। आप आगे पाएंगे कि हो सकता है कि जो
पायलट हैं, उनको राजस्थान में गहलोत साहब की नाराजगी को मोल लेते हुए उनको स्टेब्लिश किया जाए। जी। हो सकता है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की जगह किसी और को बिठा दिया जाए। जी। छत्तीसगढ़ में हो सकता है कमान रमन सिंह के अलावा किसी और को दे। अभी इस समय जो इश्यूज हैं वो बहुत बड़े हो गए हैं और कर्नाटक को में कोई एक जो भारतीय जनता पार्टी का लार्जर पिक्चर है उसमें देखता हूं कि विधानसभा जीतना जरूरी है, पर 2008 के बाद से आप कर्नाटक के आगे बढ़ ही नहीं पाए पूरे साउथ में जी। और वहां भी लोगों को डिफेक्ट करवा के तोड़ के ब्राइब देके आप सरकारें बनाते रहे हैं, तो अभी दांव पर कर्नाटक नहीं है। तो श्रवण जी बिल्कुल एक अलग दृष्टि पे ले जा रहे हैं और श्रवण जी उस धारणा के विपरीत बात कह रहे हैं जिसके तहत ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ही सब तरफ है, बाकी और के लिए कोई गुंजाइश नहीं। पर आंकड़ों के साथ श्रवण जी साझा ये कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब एक अभूतपूर्व संकट के दौर से गुजर रही है, क्योंकि तमाम राज्यों में उसकी सत्ता और पकड़ खोती जा रही है। तो कर्नाटक के संदर्भ में घटनाक्रम 2023 का विधानसभा चुनाव नहीं बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में भाजपा की नए सिरे से जमावट जो हो रही है उसके तहत शिकार हुए शख्स का नाम येदियुरप्पा है। लेकिन येदियुरप्पा को एक बार हटाना भाजपा को बहुत भारी पड़ा था। क्या इस बार भी वो भारी पड़ेगा या इस बार ये प्रयोग सफल रहेगा, जानने के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इतना तय है, येदी की जिस तरीके से विदाई हुई उसमें भाजपा की भलाई हो पाएगी, इस पर सवाल तो रहेंगे। इंतजार करते हैं आने वाले समय के परिणाम का। पर आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब जहां तक बात है आज के संदर्भ में प्रासंगिक शेयर की, तो येदियुरप्पा का जो इतिहास रहा है, एक मामूली क्लर्क से शुरू करके सफर वो जिस मुकाम तक पहुंचे हैं उसमें उतार चढ़ाव उनकी जिंदगी का हिस्सा रहे हैं। हर बार माना गया कि शायद अब फुल स्टॉप हो गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इसी शख्सियत को समर्पित हमारा आज का शेर ये कहता है, नजर आ जाऊंगा मैं आंसुओं में जब भी रोगे, कि नजर आ जाऊंगा मैं आंसुओं में जब भी रोगे, मुझे मिट्टी किया तुमने तो मैं पानी से निकलूंगा। जफर गोरखपुरी ने ये लिखा था। आज आंसू तो वैसे येदियुरप्पा के निकले हैं, लेकिन ये आंसू भाजपा को कहां लेकर जाएंगे जानने के लिए थोड़ा इंतजार करेंगे। बहरहाल अब मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। सादर प्रणाम।